नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी भी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो जो उत्तराखंड वन लाइनर प्रैक्टिस सेट जो सीरीज़ है, यहाँ पे BS नेगी जी की बुक, ठीक है, उनसे हम यहाँ पे पूरे उत्तराखंड के बारे में जनरल नॉलेज जो भी है हम ले रहे हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट की है दोस्तों। स्टार्टिंग से जो भी ऐतिहासिक जो क्वेश्चन बनते हैं, इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे और निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। 2-3 क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस का, प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके ज़रूर से वॉच करें। तो आज पिछली वीडियो में हमने 2 प्रजातियाँ देखी थी दोस्तों। उत्तराखंड की पहली जो प्रजाति है, पूरा प्रजाति मानी जाती है, वो कोल को मानी जाती है। ठीक है, किसको मानी जाती है? कोल प्रजाति को माना जाता है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति। ठीक है, उसके बाद किरात प्रजाति है। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम देखेंगे खस प्रजाति से आगे को। ठीक है, तो ये खस प्रजाति से अगर आज आगे देखते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, खस प्रजाति उत्तराखंड के बाद, सॉरी, किरातों के बाद खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किरातों के बाद पहले कोल, फिर किरात, फिर खस प्रजाति। और खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। किसको? खसों को। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। किसके ओर से लड़े थे? कौरवों की ओर से लड़े थे खस प्रजाति। ठीक है, आगे है राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। किसका राज्य था? खसाधिपति का राज्य था। महाभारत काल के समय की बात कर रहा है। तो आगे है घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। ठीक है, घर जमाई में रहते थे यह, और पशु बलि प्रथा भी इनमें प्रचलित थी। आगे है खसों की विधि किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। खसों की विधवा, ठीक है, किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकवा प्रथा कहा जाता था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है टिकवा प्रथा क्या थी, तो टिकवा प्रथा दोस्तों खस प्रजाति में प्रचलित एक प्रथा थी, टिकवा प्रथा, जिसके अंतर्गत खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। अगला है झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। अब ये झटेला क्या है पूछा जाता है, तो एक प्रथा थी जो कि खसों में प्रचलित थी। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है कोई स्त्री, तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। तो यह किस में प्रचलित है दोस्तों? खस प्रजाति में। आगे खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। तो ये 3 प्रथाएं हमने यहाँ पे देखी दोस्तों। एक प्रथा देखी हमने टिकवा प्रथा, घर जमाई प्रथा, पशु बलि प्रथा इनमें प्रचलित है। टिकवा प्रथा इनमें है, झटेला इनमें प्रचलित है दोस्तों। और ज्येष्ठ पुत्री को जब मंदिर में दान देते हैं तो वह देवदासी कहलाती है, देवदासी प्रथा कहलाती है। और गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों ने ही किया। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गढ़वाल, कुमाऊं व गढ़वाल में किसने किया अगर पूछा जाता है तो खसों के समय ही हुआ, खसों ने ही किया था। अगली प्रजाति है भोटांतिक या शौका प्रजाति। ठीक है, भोटांतिक या शौका प्रजाति। तो काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को शौका कहते थे, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। ठीक है, यह दोस्तों 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, 1962 तक। ठीक है, और 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। ठीक है, भोटिया को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। अब इनकी जो उपजातियां हैं दोस्तों उनको देखते हैं। भोटांतिकों के अनेक उपजातियां थी जो निम्न है: गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती और कुटियाल और दताल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? यहाँ पे भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, ठीक है, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती और कुटियाल और दताल, ये जितनी भी उपजातियां हैं सारी भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भोटिया जनजाति की उपजाति है और कौन सी नहीं है, तो आपको इन पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। आगे भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। किसमें? राठ या संगोत्र में विभक्त थी। एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। किसको? राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे।
आगे है रणबड़ प्रथा क्या थी। तो रणबड़ प्रथा इसमें ही प्रचलित थी भोटिया जनजाति में। इसका प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि खबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते हैं। संपत्ति व्यापार के रूप में करते हैं। आगे भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। भोटांतिकों के समूह जो होते हैं दोस्तों, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कुंच कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 प्रजातियां हमने देखी दोस्तों, कोल देखी, किरात देखी, खस देखी और भोटांतिक प्रजातियां हमने देखी हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तराखंड का इतिहास के कालखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास के कालखंडों को देखेंगे। तो उत्तराखंड का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभक्त है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो पहला काल यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। तो अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। कहाँ पे, कालामाटी व मल्ला पैनाली नामक स्थान पर। आगे है यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। कहाँ से, नैनीताल के खुटानी नाला से यशोधर मठपाल ने। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ये प्रागैतिहासिक काल की बातें हैं दोस्तों सारी। उत्तराखंड के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि नीले रंग के शैलचित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो हुडली उत्तरकाशी से यह प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं लाखू गुफा। ठीक है, लाखू गुफा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बारी, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे लाखू गुफा के बारे में। तो लाखू गुफा की खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी MP जोशी ने की दोस्तों। ठीक है, लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेसिना के निकट दलबैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है, अल्मोड़ा के बाड़ेसिना में यह स्थित है। ठीक है, इसकी खोज डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने की और कब की, 1968 में की। ठीक है, तो इतने की पॉइंट याद रखने हैं। आगे है लाखू गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाखू गुफा में पशुओं व मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं लाखू गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलाश्रयों से करते हैं दोस्तों। ठीक है, भीमबेटका के शैलाश्रयों से करते हैं और यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। ठीक है, नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुआ है लाखू गुफा से। ठीक है, आगे है अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी गुफा या कौन सा स्थान है जिसे कुछ इतिहासकार भीमबेटका के शिलान्यासों से उसकी तुलना करते हैं। तो लाखू गुफा वह है, लाखू गुफा। आगे है लाखू उडियार के शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, समूहबद्ध नृत्यन या नृत्य मंडली है। ठीक है, हाथों में हाथ डालकर ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। यशवंत सिंह कटौच के अनुसार लाखू गुफा द्विखंडीय संरचना में बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, द्विखंडीय संरचना में बनी हुई है। तो लाखू गुफा के बारे में इतना ही है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। आगे देखते हैं ग्वारख्या गुफा। ठीक है, ग्वारख्या गुफा। तो ग्वारख्या गुफा जो है वैसे स्थानीय भाषा में इनको गुफाओं को उडियार कहा जाता है दोस्तों। तो ग्वारख्या गुफा को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। किसको जाता है, राकेश भट्ट को जाता है। ठीक है, ग्वारख्या गुफा चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर। ग्वारख्या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें से 8 चित्र पशुओं एवं अन्य मानव आकृतियों के हैं। ठीक है, 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिनमें से 8 क्या हैं, चित्र पशुओं के हैं, अन्य मानव आकृतियों के हैं। तो ग्वारख्या गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना और घेरना है और मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। ठीक है, मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। तो ग्वारख्या गुफा यहाँ पे चमोली में स्थित है, डुंगरी गांव चमोली में, अलकनंदा नदी के तट पर। और अगर ग्वारख्या गुफा की खोज का श्रेय अगर जाता है तो राकेश भट्ट को जाता है। तो यहाँ से 3 पॉइंट याद रखने हैं। खोज किसने की,
कहाँ स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। आगे है किमनी गांव। किमनी गांव भी दोस्तों चमोली में है। चमोली के थराली के पास पिंडर नदी पिंडर घाटी पर स्थित है। ठीक है, किमनी गांव। यहाँ हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं किमनी गांव से। इतना ही यहाँ से पूछा जाता है। आगे है मलारी गांव। मलारी गांव भी कहाँ है दोस्तों, ये भी चमोली में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 या 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया, जो चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है, सुदूर क्या है, तिब्बत सीमा पर स्थित है मलारी गांव। 1983-2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। आगे है मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभजुबु, जो एक हिमालयी पशु होता है दोस्तों वृषभजुबु या फिर इसको जोबा भी कहा जाता है, इसके तौर पर हुई। मलारी गांव से ये पूछा जाता है कि 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वायत्त घाटी के शिल्प के समान है। और ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना है कि पाकिस्तान के स्वायत्त घाटी के शिल्प के समान है। और 5.2 kg का यहाँ पे सोने का मुखावरण मिला है। ठीक है, मलारी गांव से। आगे है मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड और हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला है, जिसे आगरा भेजा गया था। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार शवाधानु की खोज की, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति के शवाधान बताया। खस जाति के शवाधान बताया किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। आगे है मलारी गांव के शवाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और इन शवाधानों में शवों के घुटने मोड़कर आधे मुंह टिकाया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ शव को दफनाया जाता था या जो भी किया जाता था, तो वह मलारी गांव के शवाधान की बात हो रही है। आगे है उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक मलारी गांव के महापाषाण कालीन शवाधान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लौह फलक, ठीक है, मलारी गांव के महापाषाण कालीन शवाधान से प्राप्त हुए हैं। आगे हैं अल्मोड़ा के शवाधान। ठीक है, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला या जैनल गांव के शवाधानों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। ठीक है, रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव जो है वहाँ के शवाधानों की खोज यशोधर मठपाल ने की। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा के सानड़ा या बसेड़ी ग्राम के शवाधान की खोज यशोधर मठपाल ने की दोस्तों। तो सानड़ एवं बसेड़ी ग्राम से दो प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए हैं, एक है शिष्ट एवं अर्ण बैरियल। ठीक है, एक शिष्ट शवाधान, एक अर्ण बैरियल शवाधान। तो इस प्रकार से यहाँ पे अल्मोड़ा के शवाधान देखे हमने। ऊपर हमने यहाँ पे मलारी गांव देखा और उसके पहले किमनी गांव और ग्वारखिया गुफा और लाखू उडियार गुफा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे देखते हैं दोस्तों लुएथाप। ठीक है, लुएथाप अल्मोड़ा जिले के लुएथाप अल्मोड़ा जिले में है और लाल रंग में चित्रित 3 शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए। और लुएथाप का अर्थ है दोस्तों रक्त चित्र होना, रक्त चित्र। ठीक है, लुएथाप के शैल चित्र को में मानव शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। और आगे है फड़कानौली, पेटसाल व फड़कानौली। तो पेटसाल या फड़कानौली कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा के बाड़ीछिना में है। 1985 ईस्वी में इसकी खोज यशोधर मठपाल ने की। ठीक है, फड़कानौली या पेटसाल की। अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज हुई दोस्तों। पेटसाल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। किस रंग की, कत्थई रंग की। ये दोनों स्थल सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, यानी कि सुयाल नदी के तट पर स्थित है पेटसाल और फड़कानौली। और तीसरा क्या था, लाखू गुफा। तीनों सुयाल नदी के तट पर स्थित हैं। आगे फलसीमा। फलसीमा ये भी अल्मोड़ा में है दोस्तों। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग व नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कपमार्क्स भी बने हुए मिले हैं। कपमार्क्स यानी कि ओखली, जो हमने कल देखा था। ठीक है, ओखली। आगे है उत्तराखंड में ताम्र उपकरण। तो 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ और 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव
8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ से? पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में भी रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ एवं बहादुराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थानों से हुई है। ताम्र उपकरणों की खोज, तो बताइए कि निम्न में से ताम्र उपकरणों की खोज कहाँ से हुई है? तो बनकोट, पिथौरागढ़ और बहादुराबाद, हरिद्वार से हुई है। आगे, ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है। ताम्र संस्कृति, ठीक है, ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसके बिठूर, बसोली या फतेहगढ़ आदि स्थानों से ताम्र उपकरण मिले हैं। आगे, हरिद्वार के बहादुराबाद से चूड़ियाँ एवं कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बहादुराबाद, हरिद्वार से। आगे है, कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृति के इन उपकरणों को स्कंधित कुठार मानते हैं। बनकोट व बहादुराबाद ताम्र उपकरण पर पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति या फिर गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर डोबरी, अशकोट आदि खानों से हुई है और यहाँ की आगरी जाति प्राचीन काल से खनन कार्य से जुड़ी है। कौन सी जाति? आगरी जाति। बताइए कि कौन उत्तराखंड की वह कौन सी जाति है जो खनन कार्य से जुड़ी हुई है? तो आगरी जाति है, ठीक है। और पोखरी, धनपुर डोबरी और रसकोट, ये क्या है? तीनों खाने हैं, खान, ठीक है, जहाँ से क्या था? ताम्र उपकरण यहाँ से निकाले जाते थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने इतना देखा यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब आगे देखेंगे यहाँ से अगली वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों, इस वजह से इतनी ही आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताएं और लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।